बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत है जी। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं आप लोगों को टैक्सेशन मैनेजमेंट के पूरे एक हेड जो है उसकी समरी जो है वो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। पूरे हेड की समरी को आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 की समरी जो है उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। हम लोग हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे मुख्तसर सा, और उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल लेके, कोई वैल्यूज़ लेके, उसके रिलेटेड हम जो है वो डाटा लेके उसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट, वो पॉइंट जो है वो किस तरीके से हमें जो है वो समझना है या उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहली बात यह है कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है। इनकम फ्रॉम सैलरी जो हम कहते हैं सेक्शन 12, ये जो हेड है इनकम का, पहला हेड ऑफ इनकम है। इससे क्या मुराद है? इनकम फ्रॉम सैलरी इज द सम ऑफ सैलरी प्लस परक्विजिट्स। हम लोग कहते हैं कि फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट जो हम सैलरी ड्राइव करते हैं और जो हम वहाँ से परक्विजिट्स ड्राइव करते हैं, हम वहाँ से परक्विजिट्स जो रिसीव करते हैं, हम वहाँ से अदर बेनिफिट्स जो रिसीव करते हैं, हम वहाँ से जो फैसिलिटीज़ लेते हैं, उन फैसिलिटीज़ की जो वैल्यू है दैट विल बी एडेड टू द सैलरी एंड विल बिकम इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी को अगर मुख्तसर हम याद रखें तो ये है सैलरी प्लस परक्विजिट्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी पे। तो सैलरी के एक्चुअली जो हैं वो 6 कंपोनेंट्स हैं। वो थे जी बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड ओवरसीज अलाउंस। अब ये 6 के 6 कंपोनेंट्स जो हैं इनको सम करने से सैलरी बनती है। हमने ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी की इक्वेशन पढ़ी है, इसमें से जो पहला हिस्सा है सैलरी, अगर उसको समझना हो तो इन 6 कंपोनेंट्स को याद कर लें। इनको हम सम अप करने से कहते हैं ये सैलरी बन गई है। अब इसके बाद हमारे परक्विजिट्स जो हैं वो कौन से हैं, अगली स्लाइड के अंदर परक्विजिट्स को डिस्कस करेंगे। बहरहाल उससे पहले हम लोग, एक कॉन्सेप्ट है पे स्केल का, उसको आप अच्छे से समझ लें। पे स्केल फॉर एग्जांपल जो है वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, 10,000, 1,000 एंड 20,000। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी है। एमटीएस, इसमें जो पहला हिस्सा है, पहला कंपोनेंट है इसका, उसको हम मिनिमम ऑफ टाइम स्केल कहते हैं या मिनिमम ऑफ पे स्केल भी कहते हैं, और ये 10,000 है पहला इसका ये जो कंपोनेंट है। इसका दूसरा कंपोनेंट जो लिखा हुआ है दैट इज एनुअल इंक्रीमेंट। इट मींस कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर सालाना इजाफा जो होगा वो 1,000 रुपया इजाफा हुआ करेगा। और इसके बाद ये जो 20,000 है ये शो करता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी। तो LPS, लास्ट पे इन स्केल हम इसको बोलते हैं। इसके बाद है जी MTS। MTS का मतलब अगर आप समझना चाहें, MTS की डेफिनीशन को अगर आप समझना चाहें तो MTS की डेफिनीशन ये है, बेसिक सैलरी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब। यानी हम जब जॉब स्टार्ट करते हैं तो उस साल जो हमारी बेसिक सैलरी होती है उसको हम MTS कहते हैं। और ज़ाहिर है पहले साल में MTS और बेसिक सैलरी एक्चुअली एक ही चीज़ है, लेकिन दूसरे साल में जाके आपके MTS के अंदर चूंकि एक एनुअल इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा, इसलिए आपकी बेसिक सैलरी में और MTS में फिर फ़र्क आ जाता है। आपकी बेसिक सैलरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती आगे चली जाती है। इससे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय परक्विजिट्स। अब परक्विजिट्स मैंने कहा था कि ये दूसरा पार्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी की इक्वेशन के अंदर। पहली जो उसकी जो आइटम थी, पहला जो पार्ट था उसका वो था कि जी सैलरी। अब सैलरी के अंदर हमने ऐड करने होते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या है? emoluments, fringe benefits or other incidental benefits attaching to an office or position। आप जिस ऑफिस में जॉब करते हैं, आपके पास जो डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन के साथ अटैच जो आपको फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, सहूलियात मिलती हैं या इंसिडेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे आपके परक्विजिट्स में आते हैं। उसकी एग्जांपल्स हैं, कुछ आपके सामने लिखी हुई, अकोमोडेशन, कन्वेंस और मेडिकल एटसेट्रा, ये आपको जॉब की वजह से मिलते हैं। अब
हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से परक्विजिट्स हैं, इन परक्विजिट्स के टैक्स ट्रीटमेंट्स क्या हैं, और इन परक्विजिट्स को हमने किस तरह से अपने रिटर्न के अंदर शो करना होता है, किस तरह से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हमने जो है वो सॉल्व करना होता है। सबसे पहला परक्विजिट जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन के अंदर सबसे पहले है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको घर प्रोवाइड करता है, सॉरी अलाउंस देता है घर के लिए, घर नहीं दे रहा, अलाउंस दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस या इसका नाम है अकोमोडेशन अलाउंस, दैट विल बी फुली टैक्सेबल। अकोमोडेशन फैसिलिटी इन बिग सिटी, और फिर उसके बाद हम दूसरा ट्रीटमेंट इसका जो याद करेंगे वो है इन स्मॉल सिटी, मुफस्सल एरिया और अदर दैन बिग सिटी। किसी भी तरह से इसको लिखा हुआ हो, इसका ट्रीटमेंट जो है वो इससे डिफरेंट होगा। अब इन बिग सिटी जो है, हम लोग इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ई ए आर मीन इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट, इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट और 45% ऑफ एम टी एस or basic salary, whichever is higher, is taxable. In case of small city, मुफस्सल एरिया या अदर देन बिग सिटी, ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा और वहाँ पर आ जाएगा इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट और 30% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल। अब मैं इन स्लाइड्स को एक्सप्लेन करते हुए वजाहत कम दे रहा हूँ। आप लोग इसकी डिटेल अगर जानना चाहें, बहुत ज़्यादा डिटेल में सुनना चाहें, तो आप इससे रिलेटेड जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं टैक्सेशन मैनेजमेंट के ऊपर, उनको आप सुन सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी के जो उसमें पार्ट्स के अंदर जो लेक्चर्स दिए हुए हैं, उनको आप सुन सकते हैं। फिर इसके बाद जनाब आप लोगों को याद होगा, नोट्स हैं इससे रिलेटेड। इफ़ देयर इज़ अ नो टाइम स्केल, अगर जो है वो आपके पास एम टी एस गिवन नहीं है, पे स्केल गिवन नहीं है, टाइम स्केल गिवन नहीं है, तो आप फिर ज़ाहिर है 45% एम टी एस का तो नहीं ले सकते या 30% एम टी एस का नहीं ले सकते, आप फिर बेसिक सैलरी का ले लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट ई ए आर इज़ नॉट गिवन, देन 45% और 30% ऑफ एम टी एस और बेसिक सैलरी शैल बी टैक्सेबल। उस सूरत में हम कंपैरिजन नहीं करते हैं वैल्यूज़ का। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन की मदद से हम अकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ये है, मिस्टर नबील इज रिसीविंग बेसिक सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू हिम, रेंट फ्री unfurnished facility is provided to him, and accommodation allowance will be rupees 10,000 per month if accommodation इज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। अब यहाँ पर उसको जो है वो इंटाइटल्ड अमाउंट जो बताई गई है 10,000 उसको मिलनी थी अगर वो अकोमोडेशन अवेल ना करता। तो आपसे कहा गया है इसकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करें। तो सिंपल ये करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 जो हेडिंग दी, और उसके बाद हमने सैलरी के कंपोनेंट्स में से जो एक दिया हुआ था बेसिक सैलरी 30,000, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, क्योंकि हम एनुअल अमाउंट्स हमेशा यूज़ करते हैं। हमने 3,60,000 लिखा और फिर उसके बाद अकोमोडेशन फैसिलिटी की ट्रीटमेंट की। अकोमोडेशन फैसिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए हमने इंटाइटल्ड अमाउंट कैलकुलेट की है एनुअल, और उसके बाद हमने 45% लिया है, दैट इज़ ऑफ बेसिक सैलरी, बिकॉज यहाँ एम टी एस गिवन नहीं था। और इसमें से जो अमाउंट हायर है 1,62,000, इसको हमने टैक्सेबल अमाउंट्स में शामिल कर लिया, और 3,60,000 प्लस 1,62,000 जो है, इनको सम करने से 5,22,000 आपकी टैक्सेबल सैलरी बन गई। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी किस तरीके से अकोमोडेशन फैसिलिटी का ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद एक और हमने अकोमोडेशन के पॉइंट को समझने के लिए एग्जांपल दी है। सपोज पे स्केल इज आल्सो गिवन of Mr. Nabil, that is 24,000, 2,000 and 50,000. Calculate the taxable salary of Nabil. अब इसमें सेम वही हम लोग सिनेरियो लेके आए हैं, और यहाँ पे जस्ट चेंज किया हमने कहा एम टी एस भी यहाँ पे नोन है, पे स्केल चौंके दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 लिखा, बेस्ट सैलरी 30,000 इंटू 12 दैट इज 3,60,000। पे स्केल मेंशन कर दिया कि पे स्केल हमारा ये है जो दिया हुआ है। इसके बाद हमने अकोमोडेशन फैसिलिटी की ट्रीटमेंट करते हुए पहले तो ई ए आर निकाला, इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट निकाली 10,000 इंटू 12 करके, और फिर साथ हमने कंपेयर किया 45% ऑफ एम टी एस को।
अब यहाँ पर एमटीएस यानी मिनिमम ऑफ टाइम स्केल गिवन था ये पे स्केल के अंदर 24,000 इंटू 12 करने से एनुअल अमाउंट आती है, उसका 45% लिया है और इससे आंसर आता है 1,29,600। इनमें से हायर अमाउंट जो है 1,29,600 है, दैट विल बी टैक्सेबल। इसको टैक्सेबल करके हम ऐड कर देंगे बेसिक सैलरी के अंदर, इससे जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर नबील। देन इसके बाद एक और सिनेरियो लिया जा रहा है कि जी सपोज अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन अदर देन बिग सिटी या स्मॉल सिटी और इन मुफसल एरिया, देन व्हाट विल बी द सोल्यूशन। उसी डेटे को यूज करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 की हेडिंग है बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 12 एनुअल अमाउंट हमने यूज की। अकोमोडेशन फैसिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए हमने 10,000 इंटू 12 किया और ये 1,20,000 अमाउंट आ गई। इसके साथ कंपेयर करना है 30% ऑफ एम टी एस, 30% ऑफ एम टी एस और बेसिक सैलरी। हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर भी पे स्केल नोन नहीं है, सेम टू सेम हमने पहले वाली एग्जांपल ली है, तो इसका मतलब है हम बेसिक सैलरी का 30% ले रहे हैं और इनमें से जो हायर अमाउंट है वो अब 1,20,000 है, तो 1,20,000 को ऐड करने से जो टैक्सेबल सैलरी ऑफ नबील है वो 4,80,000 आएगी। इसके बाद नेक्स्ट परकुजिट है जिस पे हम बात करेंगे, दैट इज कन्वेंस। अब कन्वेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है। कन्वेंस अलाउंस मिले तो फुली टैक्सेबल, अगर कन्वेंस का अलाउंस मिले तो टैक्सेबल। कन्वेंस फैसिलिटी मिले तो फिर उसकी हमने देखना है कि फैसिलिटी किस तरह से मिल रही है, फैसिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर पर्सनल यूज़ अगर आपको फैसिलिटी मिली है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज़ टैक्सेबल। अगर आपको दो पर्पसेस के लिए फैसिलिटी मिली है, पर्सनल यूज के लिए और ऑफिशियल यूज के लिए भी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज टैक्सेबल करना होगा। और देन एक और केस है, एम्प्लॉयर एक्वायर्स दी कन्वेंस ऑन लीज। अगर एम्प्लॉयर ने आपको किस्तों पे लेके दी है गाड़ी या कन्वेंस या कार, देन उस सूरत में हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज जो है उसको अंडर कंसिडरेशन लेके आएंगे। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम कन्वेंस के केसेस को समझेंगे। फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर अकरम। बेसिक सैलरी इज 4,80,000, हाउस रेंट अलाउंस इज 1,20,000, कार प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज है और यहाँ पे पर्सनल यूज है वाजे रहे। एक्विजिशन ऑफ व्हीकल इज रुपीज 1 मिलियन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 1 मिलियन। देन सोल्यूशन क्या होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 में हम लिखेंगे बेसिक सैलरी जो पहले नंबर पे वहाँ गिवन थी, उसके बाद हाउस रेंट हाउस हम जानते हैं फुली टैक्सेबल होता है और कन्वेंस फॉर पर्सनल यूज है, हम इसका 10% कॉस्ट ऑफ व्हीकल लेके उसको टैक्सेबल कर देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को, तीनों अमाउंट्स को ऐड करने से 7 लाख टैक्सेबल सैलरी ऑफ अकरम आ जाएगी। एक और केस हम डिस्कस करते हैं कन्वेंस से रिलेटेड ही। अज्यूम इन एग्जांपल नंबर 1 कार इज प्रोवाइडेड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज, व्हाट विल बी द टैक्सेबल सैलरी ऑफ क्रम। अब यहाँ पर जस्ट चेंज ये आएगा कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर बाकी चीज़ें सेम है, बेसिक सैलरी भी, हाउस रेंट अलाउंस भी उतना ही है, कन्वेंस फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज़ है। देन हम क्या करेंगे, 10 लाख का 5% लेंगे, यानी यहाँ पर परसेंटेज हाफ हो जाएगी जो टैक्सेबल करनी है, 50,000 को हम ऐड करेंगे। अज्यूम इन एग्जांपल 1 कंपनी टुक दिस कार ऑन लीज बेसिस। हम अज्यूम कर लेते हैं वही एग्जांपल है और उसके अंदर लीज बेसिस पे जो है वो कार लेके दी गई है एट एनुअल लीज रेंट ऑफ 2 लाख, एनुअली पे करना है 2 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार एट कमेंसमेंट ऑफ लीज वाज 10 लाख। तो यहाँ पर हम ये ज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट की बजाय फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी। तो टैक्सेबल सैलरी ऑफ अकरम फाइंड करने के लिए जस्ट हमने नेम चेंज किया ट्रीटमेंट का, अदरवाइज उसके अंदर वैल्यू सेम है। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस सपोज था ही नहीं इसमें, वो गलती से लिखा गया है मुझसे, हाउस रेंट अलाउंस लिख लिया 1,20,000, कन्वेंस फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज है एंड दी कन्वेंस इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ऑन लीज बेसिस। अब लीज बेसिस पे है तो देन हम ट्रीटमेंट लिखते हैं 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज, 10% ऑफ
हमने 10 लाख लिया और 1 लाख वो आ गया, 7 लाख इसमें भी सेम टू सेम। वो चूँकि पहले वाली ही एग्ज़ाम्पल थी, लिहाज़ा जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना मकसद था कि हम लोग जो है वो कॉस्ट का नाम बदल देंगे फेयर मार्केट वैल्यू पे, जब लीज़ पे गाड़ी लेके दी जाएगी। इससे अगला हमारे पास जो केस है वो है मेडिकल का। तो मेडिकल जो है, मेडिकल को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर क्या-क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। मेडिकल फैसिलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल बिल्स रीइम्बर्स्ड, then whole amount will be fully taxable, fully exempt. Then whole amount will be fully exempt. ये सॉरी गलती से लिखा गया है, whole amount will be fully exempt, वाज़े रहे ये गलती हुई है। whole amount will be fully exempt अगर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। मेडिकल अलाउंस exempt अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 10% आपने exempt करवाना है इसमें से। मेडिकल अलाउंस इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिले, मेडिकल अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल एंड मेडिकल फैसिलिटी रिमेन्स एग्जाम्प्ट। अब यहाँ पर मेडिकल अलाउंस की टोटल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी, उसमें से आप ये जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जम्पशन लिमिट है ये क्लेम नहीं कर सकेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो परक्विजिट है वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के पॉसिबल ऑप्शंस क्या है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स जब करेंगे फुली एग्जाम्प्ट होगा। जो है ऐसे एक्सपेंडिचर्स आपके फ्री टी कॉफ़ी एट्सेट्रा अगर आपको मिल रही है दैट इज़ फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड मिल रहा है, fully exempt from tax, and if the entertainment allowance is provided to employee then fully taxable। सिर्फ इन केस आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा तो फुली टैक्सेबल होगा। अब है हमारे सामने स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस जो है वो हमें किस मकसद के लिए मिलता है? एक्चुअली स्पेशल अलाउंस जो है अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़ हमें मिलता है। उसकी एग्जांपल्स हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, टीए इसको हम बोलते हैं और यूए भी बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस को। ये सारे के सारे जो अलाउंसेस हैं ये फुली एग्जाम्प्ट हैं, इनका ट्रीटमेंट याद रहे, ये अलाउंसेस एग्जाम्प्ट हैं, स्पेशल अलाउंसेस बिकॉज दीज आर फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़। और इसके अलावा ये बात भी याद रहे कि अगर आपको अलाउंस ज़्यादा मिल रहा है और आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स कम हैं तो फिर भी आपका अलाउंस सारे का सारा एग्जाम्प्ट रहेगा चाहे आपके एक्सपेंडिचर थोड़े थे। स्पेशल एडिशनल अलाउंस जो है वो इस तरतीब से मिलता है 25% ऑफ एमटीएस फॉर अप टू बीपीएस 16 वालों को मिलता है, 20% ऑफ एमटीएस फॉर अबव बीपीएस 16 मिलता है। अब फुली टैक्सेबल इफ रिसीव्ड बाय एनी सिविलियन एम्प्लॉय, ये फुली टैक्सेबल होता है। लोन टू एम्प्लॉय, लोन टू एम्प्लॉय जो है ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना है। इफ अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन और इक्वल टू 10 लाख, अगर 10 लाख या उससे कम हमारी लोन की अमाउंट थी, नो टैक्स विल बी चार्ज्ड ऑन दैट लोन, इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं। इफ द अमाउंट ऑफ लोन इज मोर देन 10 लाख देन पॉसिबल ट्रीटमेंट्स आर एज अंडर। देन पॉसिबल टैक्स ट्रीटमेंट्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं? टैक्स ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके हवाले से पहली टैक्स ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने जो आपको लोन दिया गया वो इंटरेस्ट फ्री है। इफ़ दी लोन इज़ इंटरेस्ट फ्री, टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोन इंटू 10% बिकॉज बेंचमार्क रेट ऑन लोन इज़ 10%, तो उस सूरत में आपको 10% अमाउंट जो है वो टैक्सेबल अमाउंट्स के अंदर शामिल करनी पड़ेगी बिकॉज आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे। कंसेशनल रेट लोन होगा तो टैक्सेबल टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन ऐसे होगी इज इक्वल टू लोन इनटू 10 माइनस गिवन रेट, तो जो बाकी आपका रेट आएगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने लोन को और जो अमाउंट आएगी वो आप टैक्सेबल करेंगे। इक्वल और हायर देन बेंचमार्क रेट लोन, अगर आप जो लोन ले रहे हैं वो 10% या उससे ज़्यादा रेट पे आपको लोन मिला है देन उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, चाहे लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा ही क्यों ना हो। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। एग्जाम्पल, मिस्टर जहीर रिसीव्ड ए लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर रुपीज़ 12 लाख, 12 लाख का लोन लिया, इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख से एक्सीड कर गया लोन। कैलकुलेट अमाउंट टैक्सेबल ऑन लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ़, हमने कैलकुलेट करनी है कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी।
If the loan is interest free, if interest rate is at the rate of 6%, if interest rate is charged at the rate of 10%, if interest is charged at the rate of 12%। तो पहला जो केस है इंटरेस्ट फ्री की सूरत में, इंटरेस्ट फ्री लोन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम या टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, देन 12 लाख का एग्जैक्ट 10% आप लेके टैक्सेबल करोगे। आप देख रहे हैं पहले कॉलम में नहीं लिखा, में लिखा है लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 6%। तो मैंने कहा था कि आपको डिफरेंस लेना है रेट्स का। 10% में से आप 6% माइनस करेंगे, 4% जो आएगा आप 4% अमाउंट लेके टैक्सेबल करेंगे। फिर इसके बाद अगला केस है कि अगर आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही एम्प्लॉयर को पे कर रहे हैं, देन उस सूरत में लोन सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट नहीं कोई भी आएगी। अगर लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट रेट ऑफ 12% आपको मिला है, तो इट मींस आप 10% से एक्सीडिंग ऑलरेडी जो है वो टैक्स रेट पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, देन नथिंग विल बी टैक्सेबल। हमारे अगले परक्विजिट्स हैं जो बहुत सिंपल से हैं, इनके जस्ट टैक्स ट्रीटमेंट्स को याद करना है। यूटिलिटीज़ अलाउंस या यूटिलिटीज़ बिल्स आपके रीइंबर्स होते हैं अगर उसमें यूटिलिटीज़ में फ्री गैस है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स हैं, तो ये अगर आपके लिए एम्प्लॉयर पे कर रहा है या आपको इसके लिए अलाउंस दे रहा है, दैट इज़ फुली टैक्सेबल। अमाउंट पेएबल वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर, हमने अमाउंट पे करनी थी एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर ने मुआफ़ कर दी, वे कर दी, तो वो फुली टैक्सेबल होगी। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर आपकी लाइबिलिटी एम्प्लॉयर पे करता है तो दैट इज फुली टैक्सेबल। परक्विजिट्स फर्दर जो हैं वो डिस्कस करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू एम्प्लॉय, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कीमती चीज़ है, उसमें कोई प्लॉट हो सकता है, उसमें कोई कंप्यूटर हो सकता है, उसमें कोई जो है वो और कीमती चीज़ हो सकती है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो उसमें ये करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट तरह से कैलकुलेट होगी उस प्रॉपर्टी की, फेयर मार्केट वैल्यू की हम डिटरमिन करेंगे, पता करेंगे, माइनस एनी पेड अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय साइड। अगर एम्प्लॉय ने कुछ पैसे उसको दिए हैं तो वो जस्ट इसमें से माइनस कर लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू में से, और जो डिफरेंस आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। लीव इनकैशमेंट प्रीपरेटरी टू रिटायरमेंट, अब जो आप जो है रिटायरमेंट के लिए लीव्स इनकैशमेंट आपको जो मिलती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए फुली एग्जेम्प्ट है और प्राइवेट एम्प्लॉइज़ के लिए फुली टैक्सेबल है। लीव फेयर असिस्टेंस या रिटर्न टिकट्स अगर आपको मिलते हैं विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान, दैट इज़ फुली टैक्सेबल। हमारे सामने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, इसको हमने समझना है। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर बिलाल फ्रॉम गिवन डाटा। बेसिक सैलरी है 3 लाख, कमीशन है 50,000, डियरनेस अलाउंस है 15,000, कन्वेंस अलाउंस 10,000, मेडिकल अलाउंस 10,000, मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड 13,000, entertainment allowance 20,000, utility bills paid by company 35,000, club fee paid by the company 12,000, domestic servant salary paid by the company 24,000 and overtime payments जो है वो 40,000 है। तो ये मिस्टर बिलाल की इनकम्स हैं, इनकी मदद से अब हम लोगों ने इसकी जो है वो टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल इनकम निकाली है। इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं, हमने हेडिंग में देखा। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, बेसिक सैलरी दैट इज फुली टैक्सेबल, कमीशन दैट इज also taxable, dearness allowance is also taxable. These are all components of salary, and the conveyance allowance will be fully taxable. Medical allowance, and medical allowance जो है हम इसके बारे में देखेंगे, याद रखिएगा। अगर मेडिकल अलाउंस अकेला मिलता, सिर्फ मेडिकल अलाउंस अलोन मिलता, तो वो एग्जाम्प्ट होता 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बट ये फुली टैक्स हमने किया हुआ है। इट मीन्स कि हमारे न्यूमेरिकल के अंदर जो है मेडिकल फैसिलिटी के साथ ये मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल, मेडिकल बिल्स रीइंबर्स जो है 13,000, दैट इज फुली एग्जाम्प्ट। आपको पता है मेडिकल फैसिलिटी है एक्चुअली ये एग्जाम्प्ट हुई है, इसलिए मेडिकल अलाउंस आपका टैक्सेबल हुआ है। यूटिलिटी बिल्स पेड बाय द कंपनी टैक्सेबल होंगे, क्लब फी पेड बाय द कंपनी टैक्सेबल, डोमेस्टिक सर्विस सैलरी टैक्सेबल, ओवर टाइम पेमेंट्स टैक्सेबल, और इन सब को टोटल करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज टैक्सेबल इनकम। मेडिकल अलाउंस इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटीज फुली टैक्सेबल, ये बात पहले भी ऊपर डिस्कस हो गई। इसके बाद हमारे पास प्रोविडेंट फंड आता है, और हम लोग जानते हैं प्रोविडेंट फंड जो है वो
तीन तरह का होता है: गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हम उसमें से यहाँ पर मैं आपके सामने वो ट्रीटमेंट्स लिखे हैं जो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट यहाँ वाजे करके लिख दिया। बाकियों के ट्रीटमेंट्स में जस्ट सरसरी से डिस्कस कर देता हूँ। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो होता है, आरपीएफ जिसको हम कहते हैं, उसके लिए इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ सैलरी, और 1,50,000 विच एवर इज लेस। इन दो के कंपैरिजन करके जो कम अमाउंट आएगी उसको हम एग्जेम्प्ट करवाएंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड का ट्रीटमेंट ये है, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा एग्जेम्प्ट अप टू 16% ऑफ इंटरेस्ट रेट और 1/3 ऑफ सैलरी। यहाँ पर भी कंपैरिजन के बाद लोअर अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। रिसीट ऑफ अकोमोडेटेड बैलेंस फुल एग्जेम्प्ट है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए। और याद रहे, सैलरी इज इक्वल टू हमेशा प्रोविडेंट फंड पर्पज के लिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। अगर आपको डियरनेस अलाउंस जो है मिल रहा है, तो उस सूरत में बेसिक सैलरी के अंदर डियरनेस अलाउंस ऐड करेंगे, तो ये जो सैलरी बनेगी इसको हम यूज़ करेंगे प्रोविडेंट फंड पर्पज के लिए। अब हम लोग जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं, एक उसकी मदद से हम डिस्कस करते हैं इन तीनों किस्म के प्रोविडेंट फंड्स को। और मैं रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ट्रीटमेंट्स बता चुका हूँ, दूसरे जो प्रोविडेंट फंड्स हैं उनके ट्रीटमेंट्स थोड़ी देर तक साथ साथ आपको बताता हूँ। तो बहरहाल ये पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारे सामने दिया हुआ, इसके अंदर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जो है वो दिया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा: बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, कमीशन फुली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस फुली टैक्सेबल, स्पेशल अलाउंस हम जानते हैं स्पेशल अलाउंस जो है ये एग्जाम्प्ट होता है, आप लोगों को पता है, टीएडीए और यूनिफॉर्म अलाउंस। मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड फुली एग्जाम्प्ट, कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय साइड जो है ये एग्जाम्प्ट करवाएंगे। इक्वल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर है, और दैट इज जो है वो आप लोग जानते हैं आल्सो एग्जाम्प्ट। और यहाँ पे याद रखें, एक बात सुन ले, अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो सारे के सारे प्रोविडेंट फंड्स में एग्जाम्प्ट होती है, और गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सूरत में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम्प्ट होती है। और जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड मिलेगा वो जिस मर्जी रेट से हमें मिले वो भी एग्जाम्प्ट होगा, और उसका रिसीट ऑफ अकमुलेटेड बैलेंस भी फुली एग्जाम्प्ट होगा। तो ये सारे केसेस में एग्जाम्प्ट होता है। तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है। आप अगर देखना चाहें तो इसको गौर से समझें। बेसिक सैलरी, कमीशन, डियरनेस अलाउंस को टैक्सेबल किया, स्पेशल अलाउंस जो था वो एग्जाम्प्ट किया, मेडिकल बिल्स रीइंबर्स जो थे वो एग्जाम्प्ट किए, और बाकी आपके सामने है कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो है वो सारे के सारे एग्जाम्प्ट होते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सूरत में। इससे अगला जो हमारे पास एक क्वेश्चन है या एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है वो लिया है। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में भी मैं बता दूं, पहले ट्रीटमेंट सुन लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन है, सेम उसी का डाटा है, सिर्फ अजम्पशन ये ले ली है कि हमारे पास जो फंड है वो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। तो अगर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फुली एग्जाम्प्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुली एग्जाम्प्ट, इंटरेस्ट भी फुली एग्जाम्प्ट। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब आप रिसीट करेंगे कम्युलेटेड बैलेंस की, आप जब बाद में टोटल अमाउंट रिसीव करेंगे, तो उस वक्त जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया होगा और जो इंटरेस्ट उसके ऊपर क्रेडिट हुआ होगा वो सारे का सारा टैक्सेबल होगा लमसम में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पहले तीनों पॉइंट्स जिनकी बात हो रही है जो न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है वो सारे के सारे एग्जाम्प्ट हैं अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को डिस्कस करते हैं। सेम वही डाटा लिया और अजम्पशन चेंज कर दी। हमने कहा जी जो कंट्रीब्यूशन इन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय है ये भी ज़ाहिर है एग्जाम्प्ट है, ये सारी सूरतों में एग्जाम्प्ट है। अब कंट्रीब्यूशन इन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर जो है उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी मीन basic salary plus dearness allowance, and basic salary is 3 lakh and dearness allowance is 15,000, 3 lakh 15,000, 3 lakh 15,000 का 10% लिया हमने और कंपैरिजन किया 1,50,000 से, विच एवर इज लेस, इनमें से लोअर अमाउंट है जो है यकीनी तौर पे 31,500।
तो 31,500 को माइनस किया, 4,500 टैक्सेबल अमाउंट आ गई। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 20% रिसीव हो रहा है। तो इसका तरीकाकार ये है, हम एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने के लिए 16% पे हम पहले अपने ट्रस्ट रेट को लाएंगे। हम ये करेंगे कि जो इसके अंदर हम ये करते हैं कि जी आपकी जो सैलरी है उसका हम लेंगे, जो जो इसके अंदर हमें मिल रहा है इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट का हम 16% पे लाने के लिए जो गिवन इंटरेस्ट रेट है उससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। तो इससे हमारे पास अमाउंट 16% इंटरेस्ट रेट पे आ जाएगी। और 1/3 ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डिनर अलाउंस है, तो वो 3,15,000 है, उसी का हमने 1/3 लिया, दैट इज़ 1,05,000। अब 24,000 और 1,05,000 में से जो लोअर अमाउंट है वो 24,000 है, इसको हमने एग्जाम्प्ट करवाया और उसमें से डिफरेंस जो है वो 6,000 टैक्सेबल हो गया। तो ये जनाब आपका जो था वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड था, ये गलती से लिखा गया हुआ है अनरिकग्नाइज, एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है ये आपकी रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की है। पेंशन के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल, उनको डिस्कस करते हैं। फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्रीवियस, और यू आर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, देन फुली एग्जाम्प्ट, द अमाउंट ऑफ पेंशन विल बी फुली एग्जाम्प्ट। इफ़ वर्किंग फॉर सेम एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आप उसी एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हैं जिसके पास पहले जॉब करते थे, तो जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन फुली टैक्सेबल हो जाएगी, सैलरी के साथ साथ ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। If receives more than one pensions, then the lower pension will be taxable and the higher will be exempt. Gratuity or commutation of pension. फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रेजुटी की अमाउंट जो मिलती है फुली एग्जाम्प्ट होती है। इफ ग्रेजुटी इज अप्रूव्ड बाय द सीआईआर, फुली एग्जाम्प्ट होती है अमाउंट, अगर सीआईआर अप्रूव कर दे कोई अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता। इफ ग्रेजुटी इज अप्रूव्ड बाय सीबीआर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर, exempt up to rupees 3 lakh. If gratuity is not approved, then exemption limit क्या है, exempt up to rupees 75,000 or 50% of gratuity, whichever is less. टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अब इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, सारी की सारी टैक्स लाइबिलिटी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम जो है ये फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले के साथ जो अमाउंट कैलकुलेट होगी टैक्स की, उसको हम लोग दोबारा से एम्प्लॉय की जो सैलरी, जो टैक्सेबल इनकम है उसमें दोबारा से ऐड करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ऐड करने के बाद दोबारा जब टैक्स कैलकुलेट होगा तो वो ज़ीरो आ जाएगा और वो जितना टैक्स आएगा वो एम्प्लॉयर पे करेगा। एक्चुअली जितना टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है आपके लिए वो सारा टैक्सेबल होता है, इसलिए उसको हमने ऐड करना है टैक्सेबल सैलरी के अंदर। और अगर एम्प्लॉय ये कहता है कि आई विल पे ईच एंड एवरी पेनी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, देन ये फार्मूला यूज होगा। अदरवाइज वो बताएगा कि मैं 10,000 पे कर रहा हूँ आपका सिर्फ टैक्स, तो वो 10,000 ही ऐड करना है। अच्छा।